हेलो दोस्तों, आज से हमने थर्ड पेपर की स्टडी चालू कर दी है। ये देखिए, थर्ड पेपर है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। ये इसका थर्ड एडिशन है और यही लेटेस्ट इसका प्रिंट है। इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये थर्ड एडिशन है जो 2015 का है और यही रीप्रिंट होता आ रहा है। ये आप देखें, लेटेस्ट एडिशन है 2020 का। और अभी जैसे कि 2021 लगा ही है, तो अभी तो और कोई प्रिंट नहीं आया है। यही सबसे लेटेस्ट बुक है जिसमें से हम स्टडी आपको करवाएंगे। तो आप भी अपनी नोट्स इसमें बनाते चलिएगा साथ में। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसका सिलेबस क्या है और कौन से टॉपिक्स इसमें इम्पॉर्टेंट है जो हमें पहले कवर करने हैं। चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन सा कितने मार्क्स का आएगा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकें। ये देखिए, सबसे पहला मॉड्यूल यहाँ पर है रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेस। इसकी हम बात करें तो ये एग्ज़ाम में लगभग 20 से 22 मार्क्स तक का कवर होगा। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग, इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, तो इसमें जो स्टडी की जाएगी आरबीआई, जितने भी एक्ट हैं जैसे कि बीआर एक्ट हुआ, इसके अंदर के जो भी सेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंगी। और इसमें से एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स का आता ही है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसे शॉर्ट में और अच्छे से हम रिवाइज़ करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो इजीली कवर हो सकें। सेकंड जो है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंकिंग का कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, लाइसेंस बैंकिंग को कैसे मिलता है, रिमूवल कैसे होता है डायरेक्टर्स का। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर हो जाएंगी और इसमें से भी एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स का आता ही है। तो इसको भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप भी चाहें तो इनको लिख सकते हैं, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगते हैं उसे आप अलग से भी स्टडी कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। थर्ड चैप्टर की हम बात करें तो रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, यानी कि इसमें बैंकिंग अपना बिजनेस करता कैसे है, कैसे वो कहाँ से कलेक्ट करता है, कहाँ वो अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लोन एंड एडवांसेस के बारे में बताया जाएगा। इंटरेस्ट कैसे बैंकिंग अपना लगाता है, सीआरआर, एसएलआर, मनी मार्केट में कैसे वो काम करता है, ये सारे जो रेगुलेशंस है बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड वो थर्ड चैप्टर में कवर होंगे। और ये भी एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स तक का आता है, तो इसे भी प्रॉपर स्टडी हमें करना है। थर्ड की हम फोर्थ चैप्टर की हम बात करें तो इसमें बैंकिंग के बैंक रिटर्न कैसे भरता है, उसका इंस्पेक्शन कैसे होता है, वाइंडिंग अप, मर्जर, एक्विजिशन, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स कैसे तैयार होती हैं, ये सारी चीज़ें फोर्थ चैप्टर में कवर हो जाएंगी। और ये 4 to 5 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे आगे। लास्ट रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में डीपली स्टडी की जाएगी और ये भी एग्ज़ाम में 2 मार्क्स तक का आता है। तो ये मॉड्यूल ए रहेगा, इसमें से हमें इतनी स्टडी करनी है। अब हम देखेंगे मॉड्यूल बी को। मॉड्यूल बी जो है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है पूरी बुक का, क्योंकि इसमें से 35 से 40 मार्क्स तक का कवर होगा और जितने भी बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट लॉ हैं वो सारे इसके अंदर कवर होंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले 6th और 7th चैप्टर है जो लगभग सिमिलर है। केस लॉ ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, यानी कि जैसे हम क्लियरिंग से समझते हैं कि जब भी चेक लगाया जाता है क्लियरिंग में, तो जो पेइंग बैंक है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर बनती है, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, क्या लॉज उन्हें पता होना चाहिए, एनआई एक्ट को इसके अंदर कवर किया जाएगा। और ऐसे ही केस लॉ ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक, जो कलेक्ट कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने लिए क्या प्रोटेक्शन लेके चलेगा, ये सारे सेक्शन और सारे लॉज उन्हें पता होना ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इन दोनों चैप्टर को मिला के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स तक का आता है, इसीलिए इसे हमें अच्छे से स्टडी करना होगा।
नेक्स्ट ये चैप्टर है 8th चैप्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोअर। तो अब बैंकिंग में जो बोरोअर होते हैं या तो वो इंडिविजुअली आएंगे, या फिर वो पार्टनरशिप में आएंगे, या फिर वो कंपनी के फॉर्म में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंगी और 2 से 3 मार्क्स तक का इस चैप्टर में से भी एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट रहेगा टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी में देखेंगे हम जैसे कि सीसी कैश क्रेडिट के रूप में दिया जाता है, ओडी दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट या फिर टर्म लोन दिया जाता है। तो ये सारे जो टाइप होते हैं वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे और इसमें से भी एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक का आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम बात करें तो ये इंडेमनिटी की, ये जो है फॉर्म भरवाया जाता है, लेटर पे साइन किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंगी। ये सारा लोन डिपार्टमेंट का पार्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम बात करें बैंक गारंटी की, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। इसमें क्या प्रिकॉशंस बैंकर्स को लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर होंगी और इसमें से भी एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक का कवर होगा। उसके बाद बात करें हम लेटर ऑफ क्रेडिट, जो 12 चैप्टर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 से 5 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में आता है। कई बार केस स्टडी आती है। केस स्टडी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना होगा। यूसी पीडीसी 600 जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट का पार्ट है। तो ये पूरी चीज़ें इस चैप्टर में कवर की जाएंगी। 4 से 5 मार्क्स तक का आता है, इसलिए इसे अलग से ज़्यादा टाइम दे के हम स्टडी करेंगे। 13 चैप्टर की हम बात करें तो डिफ़र्ड पेमेंट गारंटी, इसकी मेथड्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी और एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक का इस चैप्टर में से आएगा। इसके बाद 14 चैप्टर है लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस। तो बैंक बिल फाइनेंस कैसे करता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर होंगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन 1 से 2 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसे भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है जो लोन डिपार्टमेंट में उन्हें देखनी पड़ती है। लोन देते समय क्या सिक्योरिटीज़ इसमें रखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी और 1 से 2 मार्क्स तक का इसमें से भी बैंक में एग्ज़ाम में आना ही है। इसके बाद है 16 चैप्टर लो रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ एंड मोड ऑफ चार्जेस। तो इसमें जैसे कि मॉर्टगेज हुआ, टाइप ऑफ मॉर्टगेज हुआ, इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर कवर होंगी और ये एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स तक का आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, इसे भी हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देके स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करें लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड मोड ऑफ चार्जेस, ये इसी का सेकंड पार्ट रहेगा और इसमें प्लेज हुआ, हाइपोथिकेशन हुआ, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी और जो ई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चार्ज 1 में जो है कवर हो जाएंगी। तो दोनों चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क्स तक के दोनों में से आएगा, तो इन दोनों को भी हमें कवर करना है। उसके बाद जो 18 चैप्टर है रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, तो इसके अंदर फिर चार्जेस के रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, उसके क्या प्रोविजंस होते हैं और ये 2 से 3 मार्क्स तक का आएगा। तो ये जो मॉड्यूल बी है इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो अपने आप में सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है और अलग से भी आपको टाइम देना है जितना ज़्यादा इन्हें स्टडी कर सकें, क्योंकि ये अकेला 35 से 40 मार्क्स तक का होता है। अगर ये मॉड्यूल आप कवर कर लेते हैं तो काफ़ी जो है चांसेस हो जाएंगे कि बाउंड्री पे वैसे भी आप पहुंच ही जाएंगे और फिर बाकी सेकंड मॉड्यूल करके जो भी रहेगा आप आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो ये रहा मॉड्यूल बी की बात। इसके बाद हम देखते हैं मॉड्यूल सी को। मॉड्यूल सी जो है बैंकिंग रिलेटेड लॉज, ये 25 से 30 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में आएगा। इसमें मेनली हमें जितने भी एक्ट होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, जैसे सरफेसी एक्ट हुआ, डीआरटी हुआ और जितने भी ट्रिब्यूनल हैं जो कि बैंक प्रोटेक्शन के लिए, कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। तो अब चैप्टर वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले 19 और 20 चैप्टर जो है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेसी एक्ट पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ सरफेसी एक्ट पढ़ना है। तो ये सरफेसी एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से भी टाइम देके पढ़िएगा। इसमें से 2 से 3 मार्क्स तक का आता है, कई बार ज़्यादा भी आ जाता है, तो ये हमें ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें कि रेगुलेशन, अब ये जो सरफेसी एक्ट है ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई होता कैसे है, ये सारे रेगुलेशंस जो हैं ये 21 चैप्टर में कवर होंगे। 1 से 2 मार्क्स तक का इसमें से भी आएगा।
इसके बाद चैप्टर 22 है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और ये सारे जो चैप्टर है वो 1 मार्क्स के लगभग कवर होंगे। सेंट्रल रजिस्ट्री, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, मिसलेनियस प्रोविज़न, तो जितने भी प्रोविज़न ये सब सरफेसी से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वो सारे ये सारे चैप्टर रहेंगे और 1 मार्क्स के सब कवर होंगे, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 26 और 27 जो चैप्टर ये कवर हो रहा है, द बैंकिंग ऑम्बर्ड्समेंट स्कीम, यानी कि बैंकिंग ऑम्बर्ड्समेंट स्कीम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम भी आपने पढ़ा ही होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा ही टाइम इसमें देना पड़ेगा। उसमें से 2 से 3 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में कवर होगा। आपको पहले से भी पढ़ा हुआ है तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करें रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, यानी कि DRT एक्ट। ये भी बैंकिंग का जब स्टडी की जाती थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तब थोड़ा बहुत इसमें से भी पढ़ा गया है, और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ सेक्शन दिए गए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं। ज़्यादातर स्टडी के टाइम इसके नोट्स भी हम बनाते जाएंगे, इजीली कवर हो जाएंगे। 3 से 4 मार्क्स तक का ये आता है। प्रिलिमिनरी और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRT एक्ट, और ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम इसे नहीं देना पड़ेगा स्टडी में, हमें इजीली ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ये जो एक्ट है ये भी 1 से 2 मार्क्स तक का कवर होगा। छोटा ही चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 34 चैप्टर लोक अदालत। ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी पढ़ा हुआ है, 2 से 3 मार्क्स तक का कवर होता है। काफ़ी चीज़ें सिर्फ याद करने वाली हैं, इजीली ये कवर हो जाएगा, इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद इसमें है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड सरसाई। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग का, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकली यूज़ होता है बैंकिंग में, लोन डिपार्टमेंट में। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सरसाई का। ये जो है 3 से 4 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में कवर होगा। इसके डेफिनेशन क्या रहेगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में पढ़ा जाएगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में पढ़ा जाएगा। 3 से 4 मार्क्स तक का कवर होगा। तो ये 35, 36 और 37 चैप्टर इसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद है 38 चैप्टर जो है लिमिटेशंस ऑफ सूट अपील एंड एप्लीकेशन, द लॉ ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ सूट अपील एंड एप्लीकेशन। ये भी 2 से 3 मार्क्स का है और थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी कुछ डेटा रहेगा जो याद करना पड़ेगा। अपील कैसे की जाती है, एप्लीकेशन कब लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। और लास्ट रहेगा मॉड्यूल C में टैक्स लॉ, इनकम टैक्स, बैंकिंग के लिए क्या रहेगा, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारी चीज़ें 39 चैप्टर में कवर हो जाएंगी और ये 2 से 3 मार्क्स तक की एग्ज़ाम में आती हैं। तो इस तरीके से मॉड्यूल C में इतने सारे चैप्टर हैं, देखने के लिए ज़्यादा हैं बट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जल्दी जल्दी ये सारे कवर होते जाएंगे और सब में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेंगी। देखने में अभी ज़रूर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है बट बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा। इसमें से 20 से 30 मार्क्स तक का आता है। अगर इतनी चीज़ें हम कर लें, यानी कि B और C ही अगर कर लें, तो पासिंग मार्क्स एग्ज़ाम में आराम से हो जाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं मॉड्यूल D की। मॉड्यूल D जो है कमर्शियल लॉ विथ रेफरेंसेस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। अब इसमें क्या क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें से सारी चीज़ें एग्ज़ाम में एक साथ नहीं आती हैं। कई बार ऐसा होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पूछ लिया या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूछ लिया, पढ़ा सबको जाएगा बट इन सबको मिला के एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक का कोई भी एक चीज़ पूछी जाती है। एक चीज़ हम पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ें भी फिर इजीली कवर होती जाएंगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद ये चैप्टर 46 है मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल
क्या है, इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक बेचने वाला होगा, एक ख़रीदने वाला होगा। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है और इसकी डेफिनेशन आएगी, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, कितनी पार्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। 1 मार्क्स तक का ही ये आता है, इससे ज़्यादा ये नहीं आएगा। उसके बाद ये सारे चैप्टर हैं छोटे छोटे, जिनमें सब में से लगभग 1-1 मार्क्स का आता है और किसी में से नहीं भी आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कंडीशन एंड वारंटी इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, पार्टनर का रिलेशन एक दूसरे से कैसा रहेगा, उनकी कितनी लिमिटेशंस होती हैं। रिलेशन टू पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, इन दोनों को मिला के कोई भी 1 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में आता है। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में यदि माइनर को लिया जा रहा है तब उसके क्या रूल्स होते हैं, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और 1 मार्क्स का इस अकेले चैप्टर में से आना ही है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म को डिसोल्यूट कैसे किया जाएगा, क्या रूल्स उस समय में रहेंगे, ये 1 मार्क्स तक का आता है। 54 चैप्टर इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यदि आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर उस कंडीशन में फ़र्म को क्या नुकसान होता है, वो सारे लॉज इसके अंदर कवर हो जाएंगे। डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ अ कंपनी, कंपनी क्या रहेगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं उन्हें इस चैप्टर्स में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले भी मैनेजमेंट में सब पढ़ी हुई हैं। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें थोड़ा सा जो है नया रहेगा, उनके लिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बाकी फ़र्म हुआ, कंपनी हुआ, पार्टनरशिप हुआ, माइनर हुआ, ये सारी चीज़ें कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने पहले भी पढ़ी हुई हैं। डेफिनेशन फीचर ऑफ अ कंपनी, कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। टाइप ऑफ अ कंपनी, ये भी जो है बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, 1 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में आता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलग चीज़ हो जाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलग चीज़ हो जाती है, और इसमें से 1 मार्क्स एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये जो 58 चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, कंपनी में मेंबरशिप कैसे ली जाती है। प्रोस्पेक्टस, कंपनी को जो है अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करना रहता है, उसके क्या लॉज रहते हैं। डायरेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, कितने डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, प्राइवेट के लिए अलग होते हैं, पब्लिक के लिए अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। 1 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में इसमें से आता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसे बोला जाता है, 1999, जिसे फेरा को एक्सचेंज किया था, और ये 1 मार्क का एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है तब उस पर क्या रूल्स लगते हैं, क्या लॉज उसमें हमें पता होना चाहिए, इसमें से 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा। आरटीआई के बारे में जो कि हमने सुना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसे पढ़ना है, उसमें से भी 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में आना ही है। इसके बाद 65 चैप्टर जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, इसको जस्ट रीड कर लेंगे हम। और इसके बाद ये लास्ट के 2 चैप्टर हैं, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, ब्लैक मनी और ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी। दोनों में से 2-2 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको लास्ट में हम देंगे, इसमें से स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमने चारों मॉड्यूल देखे और कौन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेस होता है वो पता होना चाहिए। तो बुक की स्टडी हम करें उससे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें से स्टडी करेंगे। बुक को समझना फिर आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर की स्टडी हम चालू करेंगे। फैब के पूरे मंथ में टारगेट यही रखना है कि थर्ड पेपर जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। जो स्टडीज़ हमारी चलेंगी वो तो चलेंगी, बट आपको भी अपना एक्स्ट्रा टाइम देना है और आपको भी कवर करते चलना है। और पॉसिबल हो तो आपको ये करना है कि एक चैप्टर को आप पहले ही स्टडी कर लीजिए और फिर कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसमें से भी उसे देख लीजिए। उससे क्या होता है कि वो आपका रिवाइज़ हो जाता है, चीज़ें आपको फिर ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितनी ज़्यादा बार आप एक ही चीज़ को पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब जाके वो दिमाग में फिर ज़्यादा अच्छे से बैठे रहती हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है कि जो
जो चीज़ हमने पढ़ ली है कि अब उसे नहीं देखना है। आप एक ही चीज़ को 2-3 जगह से पढ़िए, बुक से पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, उस पे मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा रिपीटेडली आप उसे पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा रिवीजन उसमें होता जाएगा और वो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियोज़ हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।